Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is chapter number 4, iron overload, hemosidrosis from Hofbränd essential hematology. Hemosidrosis जो होती है ये नॉर्मली तब होती है जब आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन का एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो रेगुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम आयरन को एलिमिनेट कर सकें। एक्सेस आयरन को एलिमिनेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बेसिकली हमारी बॉडी जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है ताकि आयरन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो जाए। आयरन एब्जॉर्ब कम होगा आयरन की एक्यूमुलेशन को अवॉइड करने के लिए। अब हीमोसिड्रोसिस या आयरन ओवरलोड दो वजह से हो सकती है, या फिर कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा या तो फिर आपको स्वेयर क्रॉनिक एनीमियाज़ हैं। जब किसी पेशेंट को बहुत अरसे तक एनीमिक रहता है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल या उसके ब्लड सेल्स ठीक नहीं हो रहे होते हैं, तो फिर उनको ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है और हीमोसिड्रोसिस डेवलप हो जाती है। जेनेटिक कॉजेज़ के अंदर होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन जो होता है वो इनअप्रोप्रिएटली एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो जाती है, आपके ऑर्गन्स की आयरन स्टेनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सिड्रोसिस का मतलब होता है कि आयरन की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गई है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। अब जो एक्सेस आयरन जो होती है वो हमारे 3 मेन ऑर्गन्स को डैमेज करती है। हमारे हार्ट को डैमेज करती है, हमारे लिवर को डैमेज करती है और हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स को डैमेज करती है। आयरन की डेपोजिशन 3 ऑर्गन्स को डैमेज करती है, हार्ट को, लिवर को एंड एंडोक्राइन ऑर्गन्स को। अब आयरन स्टेटस को असेस करने का या फिर ऑर्गन फंक्शन को असेस करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले उसमें आता है सीरम फेरेटिन और आती है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन हम चेक करते हैं, नॉन ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन चेक करते हैं, लिवर बायोप्सी कराते हैं, फाइब्रो स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं और फेरी स्कैन कराते हैं और सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स या लिवर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि लिवर का आपके ऑर्गन का स्टेटस कैसा है और आयरन का स्टेटस कैसा है। आयरन के स्टेटस में सबसे पहले हम सीरम फेरेटिन कराते हैं। अब जो सीरम फेरेटिन होता है ना, ये हमें आयरन ओवरलोड की एक्सेस के बारे में बताता है। ठीक है, असेस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास आयरन ओवरलोड ज़्यादा होगा तो सीरम फेरेटिन के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फेरेटिन बेसिकली एक आयरन की फॉर्म है। और ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी हम सीरम फेरेटिन कराते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका आयरन ओवरलोड चल रहा था तो उसके बाद आप उसका सीरम फेरेटिन करा के चेक करते हो कि अगर वो कम होना स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि आयरन ओवरलोड कम हो गया है, क्योंकि सीरम फेरेटिन डायरेक्टली आपके आयरन ओवरलोड के बारे में बताता है। इन्फ्लामेशन के अंदर सीरम फेरेटिन ज़्यादा हो जाता है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड नहीं होगा। तो इन्फ्लामेशन एक ऐसी कॉज है जो आपकी सीरम फेरेटिन लेवल्स को ज़्यादा कर देती है। और जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है परसेंटेज सैचुरेशन, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ट्रांसफेरिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये हमारे पास आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की मेजर होती है कि कितना आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड है, ये हमें बताता है आयरन ओवरलोड। इससे हम आयरन के स्टेटस को या ऑर्गन फंक्शन को नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आती है सीरम नॉन ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन। ठीक है, जो कि ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड नहीं है आयरन, उसके ब्लड के अंदर कितने लेवल्स हैं ये हम चेक करते हैं। इसको हम लेबाइल प्लाज्मा आयरन कहते हैं। ये वो आयरन होती है जो ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड नहीं होती है। ये एक टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आयरन है, मतलब जो कि बाउंड फॉर्म में नहीं है, अनबाउंड फॉर्म के अंदर है। और जब स्वेयर ट्रांसफ्यूजनल आयरन ओवरलोड होता है तो फिर आपकी अनबाउंड फॉर्म में आयरन भी आपके ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। इसका कोई क्लिनिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है ना वो हम जो नॉन ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन कराते हैं जो कि एक लेबाइल प्लाज्मा आयरन होती है और ये टॉक्सिक फॉर्म होती है। और ये तब होगी जब बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फिर अनबाउंड फॉर्म आयरन भी आपके सीरम में आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम लिवर बायोप्सी कराते हैं। अब जो लिवर बायोप्सी है ना, ये हमें फाइब्रोसिस के बारे में बताती है और साथ हम केमिकल एनालिसिस भी करते हैं आयरन कॉन्टेंट का। लिवर बायोप्सी कराते हैं और साथ केमिकल एनालिसिस करते हैं आयरन कॉन्टेंट का। अब लिवर बायोप्सी के अंदर एक हमें होती है पैरेनकाइमल आयरन, ठीक है, और एक होती है रेटिकुलो एंडोथीलियल आयरन। ठीक है, जो रेटिकुलो एंडोथीलियल आयरन होती है वो कुफर सेल्स के अंदर होती है, जो कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और या मैक्रोफेजेस होते हैं आपके लिवर के। और पैरेनकाइमल आयरन जो होती है वो हिपैटिक सेल्स के अंदर होती है। तो आपने जो आयरन कंटेंट है लिवर के अंदर उसकी भी आपने केमिकल एनालिसिस करनी है कि वो कहाँ पर है, पैरेनकाइमल आयरन है या रेटिकुलो एंडोथीलियल आयरन है। जो रेटिकुलो एंडोथीलियल आयरन होती है, जो रेटिकुलो थीलियल आयरन होती है वो कुफर सेल्स के अंदर होती है। तो दो तरह से आपके आयरन कंटेंट को हम एनालिसिस करते हैं लिवर बायोप्सी के ऊपर। दो तरह की आयरन होती है, एक जो पैरेनकाइमल सेल्स के अंदर होती है और एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होती है। जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होती है दैट इज द कुफर सेल्स, और जो पैरेनकाइमल सेल्स होंगे वो सिंपल हेपेटोसाइट्स के अंदर जो आयरन कंटेंट होता है वो हमें लिवर बायोप्सी के ऊपर उसे हम चेक कर लेते हैं और इससे हम आयरन डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस का भी हमें लिवर बायोप्सी के ऊपर पता चलता है। उसके बाद हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं जो कि एक ट्रांसिएंट इलास्टोग्राफी होती है। फाइब्रो स्कैन जो होता है एक स्कैन है, तो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ये अल्ट्रासाउंड मेथड से हम करते हैं क्योंकि एक स्कैनिंग मेथड है, स्कैन हम करते हैं। और लिवर फाइब्रोसिस को किसी भी वजह से हम या आयरन ओवरलोड हो या किसी भी वजह से अगर लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है तो उसको हम चेक कर लेते हैं।
अब फाइब्रोसिस की कोई भी कॉज हो सकती है। फाइब्रोस्कैन नाम से ही बता रहा है कि ऐसा स्कैन है जो कि फाइब्रोसिस के बारे में बताएगा। तो लिवर फाइब्रोसिस किसी भी वजह से हो रही है उसको चेक करने के लिए हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं। MRI हम कराते हैं जो कि नॉन इन्वेसिव है और बेस्ट टेक्निक होती है। यह हमें लिवर और कार्डिक आयरन लोड के बारे में बताती है। फेरी स्कैन होता है। फेरी स्कैन जो होता है वो हमें नाम से ही बता रहा है कि वो फेरी स्कैन MRI जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर की आयरन के बारे में बताती है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आती है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स एंड लिवर अल्ट्रासाउंड। अब जो अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल होते हैं वो अपने ईयरली बेसिस के ऊपर या एनुअल बेसिस के ऊपर कराने होते हैं और ये आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स के अंदर आयरन ओवरलोड के बारे में बताते हैं। तो आपने लिवर का अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है और अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल हम कराते हैं लेकिन ईयरली बेसिस पे। अब हमारे पास जो एक टॉपिक है दैट इज़ हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है ये जेनेटिक होती है और इसको हम प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस भी कहते हैं, जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस अपने नाम से ही बता रहे हैं कि आयरन की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो गई है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। और हेरिडिटरी है मतलब ये कि आपका जेनेटिक होता है और ये प्राइमरी भी कहते हैं। ज़्यादातर जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं वह हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक होती हैं। अब इसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है। जब बच्चे की बर्थ होती है तब से ही आयरन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है गट से, जिसकी वजह से आयरन की ओवरलोड हो जाती है पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर, लिवर के, हार्ट के और एंडोक्राइन ऑर्गन्स के। हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 तरह के ऑर्गन्स के अंदर आयरन ओवरलोड होता है, लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर और एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर। इसमें आपका रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पैरेन्काइमल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट के, लिवर के और एंडोक्राइन ऑर्गन्स के। सबसे ज़्यादा जो आयरन ओवरलोड होता है वो लिवर के अंदर ही होता है और आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि आयरन की एब्जॉर्प्शन की वजह से ही आयरन का एक्सेस होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेगुलेट हो रही होती है। जो आयरन की अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो आयरन ज़्यादा हो जाएगा, आयरन कम एब्जॉर्ब होगी तो आयरन कम हो जाता है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ओवरलोड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर, इन कंट्रास्ट टू ट्रांसफ्यूजनल ओवरलोड। जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हो और उसकी वजह से आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आयरन का ओवरलोड होता है, उसमें आपके मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें होमोजाइगस मिससेंस म्यूटेशन होती हैं HFE जीन के अंदर, इंजर्शन होती है टायरोसिन रेजिड्यू की रादर देन सिस्टीन की मेच्योर प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, C282Y के अंदर टायरोसिन रेजिड्यू की इंजर्शन हो जाती है सिस्टीन की जगह। तो HFE जीन होता है, उसके अंदर मिससेंस म्यूटेशंस आती हैं जो कि होमोजाइगस होती हैं और टायरोसिन रेजिड्यू की इंजर्शन हो जाती है सिस्टीन की जगह मेच्योर प्रोटीन्स के अंदर। इसकी हाई प्रेवलेंस है नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और जीन पेनिट्रेंस लेकिन लो होती है। तो जीन पेनिट्रेंस लो होने की वजह से सिर्फ 300 में से कोई एक होता है जो कि क्लिनिकल फीचर शो करता है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के। नॉर्थ यूरोपियन के अंदर इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, लेकिन 300 में से कोई एक, क्योंकि जीन की पेनिट्रेंस कम है, पेनिट्रेंस कम होने की वजह से सिर्फ कोई एक बंदा होता है 300 के अंदर से जो कि क्लिनिकल फीचर्स को शो करता है। जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसका सीरम फेरेटिन लेवल 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। फेरेटिन के लेवल्स 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं। ये बर्थ में एक्सेस आयरन, सिंस बर्थ एक्सेस आयरन एब्जॉर्प्शन की वजह से आपके पैरेन्काइमल सेल्स, लिवर के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और एंडोक्राइन ऑर्गन्स के और हार्ट के, उसके अंदर आयरन की डेपोजिशन हो जाती है। मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। होमोजाइगस मिससेंस म्यूटेशन आती है HFE जीन के अंदर, टायरोसिन रेजिड्यू की इंजर्शन हो जाती है रादर देन सिस्टीन C282Y पोजीशन के ऊपर मेच्योर प्रोटीन्स पे। इसकी प्रेवलेंस तो ज़्यादा है लेकिन इसकी पेनिट्रेंस कम है, जिसकी वजह से 1 in 300 के अंदर ये क्लिनिकली प्रेजेंट करता है। अफेक्टेड पेशेंट जो होते हैं उनका सीरम फेरेटिन लेवल 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। अब जो सेकंड म्यूटेशन होती है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर वो हिस्टिडीन टू एस्पार्टिक एसिड सब्स्टिट्यूशन हो जाती है H63D के ऊपर, जो हमें C282Y म्यूटेशंस के अंदर नज़र आती है 5% पेशेंट्स के अंदर हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के। ठीक है, C282Y म्यूटेशंस के साथ 5% पेशेंट्स के अंदर हिस्टिडीन टू एस्पार्टिक एसिड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है H63D के ऊपर। हिस्टिडीन की जगह एस्पार्टिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और C282 म्यूटेशन वाले पेशेंट्स के अंदर ही साथ 5% पेशेंट्स के अंदर ये वाली म्यूटेशन भी आती है। और जो थर्ड म्यूटेशन है जिसमें आपकी होमोजाइगोटिक H63D यूजुअली डू नॉट हैव द डिजीज़। ठीक है, अगर तो हमारे पास C282 के साथ म्यूटेशन होगी तो फिर तो डिजीज़ प्रेजेंट करती है, लेकिन अगर सिर्फ होमोजाइगस आपकी H63D की म्यूटेशन होगी तो उसमें डिजीज़ प्रेजेंट नहीं करती है। अब HFE जीन जो था ये आपकी हेप्सिडिन की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। जो हमने पढ़ा था कि होमोजाइगस मिससेंस म्यूटेशंस होती हैं HFE जीन के अंदर, जिसमें टायरोसिन रेजिड्यू की इंजर्शन हो जाती है सिस्टीन की जगह C282Y पे
मेच्योर प्रोटीन्स के अंदर। तो जो HFE जीन होता है ये हेप्सिडिन की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा होता है। जब HFE जीन की अंदर म्यूटेशंस आती हैं तो हेप्सिडिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। जब हेप्सिडिन के लेवल्स कम होंगे तो हीमोक्रोमेटोसिस, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो जाती है। अब हेप्सिडिन के लेवल लो होने की वजह से आपकी जो फेरोप्रोटीन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फेरोप्रोटीन ज़्यादा होती है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। जब आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो आयरन रिलीज़ होता है आपके मैक्रोफेजेस से और हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली HFE जीन की वजह से हेप्सिडिन के लेवल्स कम होंगे और हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो जाती है क्योंकि फेरोप्रोटीन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। फेरोप्रोटीन आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करती है। जब आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो आयरन का रिलीज़ मैक्रोफेजेस से ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो जाता है। जो आयरन ओवरलोड होता है वो डेकेड्स में डेवलप होता है, मतलब सालों लगते हैं आयरन ओवरलोड को डेवलप होने में। और पेशेंट जो होता है वो एडल्ट लाइफ के अंदर प्रेजेंट करता है हीमोक्रोमेटोसिस वाला पेशेंट। प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस या हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस वाला पेशेंट एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट करेगा क्योंकि डेकेड लगते हैं इसको डेवलप होने में। अब 4 तरह से प्रेजेंट कर सकता है। एक तो उसको लिवर डिजीज़ हो जाएगी, या तो उसको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, या तो उसका एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या फिर उसकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 मेन ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं जब आयरन का ओवरलोड होता है। एक आपका लिवर इफेक्ट होता है, एक आपका हार्ट इफेक्ट होता है और एक आपके एंडोक्राइन ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। और साथ इसमें पिगमेंटेशन भी हो रही है मेलानिन स्किन की हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से। हेप्सिडिन डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि आपको हिपैटिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि आपको लिवर की फाइब्रोसिस डेवलप हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। हार्ट के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं और सीवियर केसेस के अंदर जो है वो एरिथमियाज और हार्ट फेलियर डेवलप होता है। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस के अंदर आपके सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएगी, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, इंपोर्टेंस डेवलप हो जाती है प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस वाले पेशेंट्स। नाउ जो प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस है इसके अंदर हेपैटिक डिजीज़ हो गई जिसमें फाइब्रोसिस हो सकती है लिवर की, सिरोसिस हो सकती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, कार्डिक फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, इंपोर्टेंस डेवलप हो जाती है और साथ मेलानिन स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है। और जो HFE जीन होता है वो हेप्सिडिन की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा होता है। HFE जीन की म्यूटेशन आएगी, हेप्सिडिन कम हो जाएगी, हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट होती है होमोजाइगोसिटी। अगर तो HFE जीन की होमोजाइगोसिटी होगी तो उसकी वजह से आर्थ्रोपैथी डेवलप हो जाती है जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डेपोजिशन हो जाती है सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पोफिलेंजियल्स के अंदर। जो HFE जीन होता है अगर उसकी होमोजाइगोसिटी होगी तो आर्थ्रोपैथी भी डेवलप हो जाती है। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की डायग्नोसिस के लिए हम 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको हो सकती है और एक होती है कंफर्म डायग्नोसिस। सस्पेक्टेड में तब होगा जब आपका सीरम आयरन भी ज़्यादा हो, आपकी ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन भी ज़्यादा हो और फेरेटिन भी ज़्यादा हो। सीरम आयरन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन के लेवल ज़्यादा हैं, फेरेटिन का मतलब है कि स्टोर्ड आयरन भी ज़्यादा है, और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन का मतलब है कि आयरन इतनी ज़्यादा है कि वो ट्रांसफेरेंस के साथ बाउंड फॉर्म के अंदर आयरन भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि आयरन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो इसे हम सस्पेक्टेड डायग्नोसिस बना सकते हैं प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस का। लेकिन कन्फर्म करने के लिए हमने HFE जीन की म्यूटेशन की टेस्टिंग करनी होती है। जो नेगेटिव टेस्ट होगा वो एक्सक्लूड नहीं करता है डायग्नोसिस को क्योंकि बाकी जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि H63D जीन जो होता है वो भी C282 म्यूटेशंस के साथ 5% पेशेंट्स के अंदर डायग्नोसिस सिम्टम्स को प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर होमोजाइगस H63D जीन होगा तो वो यूजुअली डिजीज़ को प्रेजेंट नहीं करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आयरन का ओवरलोड होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसके हम सीरम फेरेटिन वगैरह कराते हैं। उसके बाद हम जो इसका MRI करा सकते हैं, फाइब्रो स्कैन कराते हैं लिवर फाइब्रोसिस को चेक करने के लिए, और साथ MRI भी कराते हैं। अब जो लिवर बायोप्सी होती है ना वो हमें डिग्री ऑफ आयरन लोड के बारे में बताती है। इससे हम लिवर डैमेज को असेस कर सकते हैं और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को भी इंक्रीज़ हो जाता है लिवर बायोप्सी के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब आप बायोप्सी लेते हो ना तो ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये हमें आयरन ओवरलोड के बारे में और लिवर डैमेज के बारे में बताती है। और लिवर बायोप्सी के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें हम जो आयरन कॉन्टेंट को देखते हैं कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर है या आपके पेरेंट कैमल सेल्स के अंदर है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है उसके अंदर आपके पेरेंट कैमल सेल्स के अंदर आयरन ओवरलोड होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर आयरन ओवरलोड नहीं होता है। जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का कोफर सेल्स के अंदर आयरन ओवरलोड होता है वो ट्रांसफ्यूजनल कॉजेज़ की वजह से होता है। जब आपकी मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो रही हो तो फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिवर के अंदर आयरन ओवरलोड होगा। अब जो MRI है वो नॉन इन्वेसिव मेथड होता है और यह हमें लिवर और कार्डिक आयरन के बारे में बताती है। अब जो ट्रीटमेंट होता है ना वो 2 तरीके से होता है। एक तो आप क्या करोगे, रेगुलर वेन सेक्शन करते रहोगे, उसका ब्लड निकालते रहोगे। जब ब्लड निकलता रहेगा तो बॉडी के अंदर आयरन जो है वो आपका कम होता रहेगा। दूसरा आपने ब्लड डोनर, ठीक है, आप कुछ पेशेंट्स होते हैं ना वो ब्लड डोनर्स बन जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर दें। या तो वैसे वेनी सेक्शन कर सकते हैं या फिर जो है हम ब्लड डोनर बना देते हैं उन पेशेंट्स को ताकि उनके अंदर आयरन ओवरलोड डेवलप ना हो अगर वो हेल्दी पेशेंट्स हैं। लेकिन ब्लड डोनर के लिए भी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें ब्लड डोनर की सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि किस तरह से आप ब्लड डोनर को सिलेक्ट करते हो।
तो वो आप देख लेंगे। और साथ आपने पेशेंट को सिलेक्ट करना है, ब्लड डोनर बनाना है, और पेशेंट क्या अगर तो एबनॉर्मल LFTs हैं तो फिर आपने उसको डोनेशन उससे ब्लड की नहीं लेनी है। अगर तो लिवर फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो गए हैं तो वो ब्लड डोनेट नहीं करेगा। अब जो ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट में रेगुलर वेन सेक्शन आती है। रेगुलर वेन सेक्शन का मतलब होता है कि आपने 1 या 2 हफ्ते के इंटरवल से आप अगर आपका सीरम फेरेटिन लेवल 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो आपने अपना वेन सेक्शन कराना होता है। वेन सेक्शन के अंदर क्या होता है कि ईच यूनिट ऑफ ब्लड के अंदर आपका 200 से 250 मिलीग्राम ऑफ आयरन जब रिमूव हो जाता है, इससे ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। लिवर की फाइब्रोसिस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आर्थ्रोपैथी को रिस्पॉन्ड नहीं करती है वेन सेक्शन, और एंडोक्राइनोपैथी का जो रिस्पॉन्स है वो इसका वेरिएबल है। सीरम फेरेटिन की लेवल करा के हम इसको मॉनिटर करते हैं। अब इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि आपने जो सीरम फेरेटिन के लेवल है आपने उसको 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम रखना है। और जो वेन सेक्शन आपने इस तरह से करनी है कि जिसमें आपका जो सीरम फेरेटिन की लेवल है वो 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम हो जाए। तो उसी हिसाब से फिर आपने उसकी जो है वो पर ईयर के हिसाब से वेन सेक्शन रेगुलेट करनी होती हैं। 1 to 2 वीक के इंटरवल से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका सीरम फेरेटिन अगर 1000 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर आप वेन सेक्शन करते हो। इससे लिवर फाइब्रोसिस रिजॉल्व कर जाती है, ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव करता है। लेकिन एंडोक्राइनोपैथी इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट इसका वेरिएबल ही है, और आर्थ्रोपैथी का इसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। और 1 यूनिट ऑफ ब्लड से आपका 200 से 250 मिलीग्राम ऑफ आयरन जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आती है रेयर फॉर्म्स जो होती है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की, जिसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स के अंदर, हीमोजुबिलिन के अंदर, जो कि टाइप 2 होती है। एक होता है ट्रांसफर रिसेप्टर 2 के अंदर म्यूटेशंस आती हैं जो कि टाइप 3 होती है, और हेप्सिडिन के अंदर म्यूटेशंस आती हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप 2। जो टाइप 2 और टाइप 3 डिजीज़ है, और एक टाइप 4 डिजीज़ है। अब जो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 डिजीज़ हैं, ठीक है। पहली तो हमने पढ़ ली है, प्राइमरी तो पढ़ ली है। जो टाइप 2, 3, 4, 5 डिजीज़ है ना, 2, 3 के अंदर क्या होगा कि आपके हेप्सिडिन के लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। टाइप 2 डिजीज़ के अंदर हीमोजुबिलिन इन्वॉल्व हो रही थी, और साथ आपकी हेप्सिडिन इन्वॉल्व होती है, और 3 के अंदर आपका ट्रांसफर रिसेप्टर 2 इन्वॉल्व होता है। और इन तीनों के अंदर, टाइप 2 और टाइप 3 दोनों के अंदर आपके हेप्सिडिन के लेवल्स कम हो जाएंगे। जब हेप्सिडिन के लेवल्स कम होते हैं तो जो सीवियर आयरन ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है, साथ कार्डियोमायोपैथी होती है बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर या फिर यंग एडल्ट्स के अंदर। हाइपोगोनाडिज्म डेवलप हो जाएगा, लिबिडो कम हो जाएगा। आर्थ्रोपैथी एब्सेंट होती है टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर। और जो जेनेटिक आयरन ओवरलोड की कॉज है ये एशियंस के अंदर जो है ना टाइप 2 टाइप 3 डिजीज़ होती है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर। इसमें आर्थ्रोपैथी एब्सेंट होती है, हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, बच्चों के अंदर सीवियर आयरन ओवरलोड हो जाता है, साथ कार्डियोमायोपैथी भी हो जाती है। और टाइप 4 डिजीज़ के अंदर क्या होता है, फेरोप्रोटीन जीन की म्यूटेशंस आती हैं, ठीक है। जो फेरोप्रोटीन जीन है तो उसकी म्यूटेशन की वजह से आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल आयरन ओवरलोड हो जाता है। ये रेयरली आपका पैरेन्काइमल आयरन ओवरलोड कराती है। इसमें फेरोप्रोटीन जीन की म्यूटेशंस होती है हेप्सिडिन बाइंडिंग साइट के ऊपर, ठीक है। टाइप 4 के अंदर आपका फेरोप्रोटीन जीन इन्वॉल्व है। टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर आपका हीमोजुबिलिन, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 और हेप्सिडिन, ये 3 इन्वॉल्व होते हैं। जो हीमोजुबिलिन और हेप्सिडिन है वो टाइप 2 के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो ट्रांसफर रिसेप्टर 2 होता है वो टाइप 3 के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये आयरन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, इनके अंदर म्यूटेशंस की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो जाती है। जो टाइप 5 होती है इसमें फेरेटिन लाइट चेन जीन के अंदर म्यूटेशंस आती हैं। इसमें मोनोक्लोनल सीरम फेरेटिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, पेशेंट को कैटरेक्ट डेवलप हो जाएगा फेरेटिन की डेपोजिशन की वजह से, और अदर टिश्यू के अंदर आयरन ओवरलोड नहीं होता है। टाइप 5 के अंदर कोई भी बाकी टिश्यूज़ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। आइज़ को इन्वॉल्व करती है टाइप 5, और इसमें जो फेरेटिन की लाइट चेन होती है उसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं। जो टाइप 4 थी उसमें फेरोप्रोटीन के अंदर म्यूटेशंस आ रही थी, और रेटिकुलो एंडोथेलियल आयरन ज़्यादा हो रहा था। जो टाइप 2 और टाइप 3 थी इसके अंदर आपका सीरम आयरन ओवरलोड हो जाता है, जो हाइपोगोनाडिज्म भी करता है, लेकिन आर्थ्रोपैथी इसके अंदर एब्सेंट होती है। और एशियंस के अंदर जो होती है वो टाइप 2 टाइप 3 ही होती है।